हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ वरियर क्लासेस पर। आज एक बार फिर मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए आइडिया के साथ। आज हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक्स होती क्या है। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि आप स्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तीन चीज़ों की। एक तो कलेक्शन of data, analysis of data, and representation of data. स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा का, एनालिसिस ऑफ डाटा का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। अब डाटा क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में यही आता है कि डाटा होता क्या है। तो अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा मतलब होता है कि द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्शन करते हैं, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है देन दैट इज नोन एज डाटा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ any information in numerical form is known as data। तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में तो उसको हम डाटा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो आपकी जो मार्क या रिपोर्ट कार्ड है, वो एक इंफॉर्मेशन है अबाउट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। और वो आपको इंफॉर्मेशन जो है न्यूमेरिकल फॉर्म है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो आपको जो नंबर्स हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा। या फिर हम जैसे कलेक्शन ऑफ कार्स इन ए पर्टिकुलर मंथ। किसी मंथ में किस कंपनी की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आई मार्केट में, अगर हम उसका एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें तो वो भी हमारे पास क्या है, डाटा। अब जब हमारे पास ये डाटा आ जाता है तो हम उस डाटा को क्या करते हैं, हमारे पास जब डाटा आता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं और फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी वो डाटा आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कई तरीके से होता है। रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी कि टेबुलर। दूसरा होता है कि हम डाटा को बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज होती है कि हम बार ग्राफ को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चौथी चीज होती है कि हम बार ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और पांचवी चीज होती है कि हम पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करें। आपके जो सिलेबस में है वो आपको टेबुलर फॉर्म है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करें, जैसे मान लो कि अगर 10 स्टूडेंट हैं और उन्होंने 10 मार्क्स का पेपर दिया और उनके जो नंबर आए कुछ इस तरह से आए 7, 5, मतलब जो बच्चों के नंबर्स आए मैंने उसको ऐसे लिख लिया 3, 9, 6, 8, 7, 5, 4, 10। तो अब यहाँ पर जो डाटा है उसको मैंने किसी तरीके से अरेंज नहीं किया है, जैसे जो बच्चा बोलता गया मैंने उस डाटा को वैसे ही लिख लिया है। तो इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा।
अगर हम इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे या फिर किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। अब देखो 5 दो बार है तो 5 को हम दो बार लिखेंगे। फिर आएगा आपको 6, फिर आएगा आपको 7, फिर आएगा 7, दो बार आया 7, फिर आएगा आपको 8, फिर आएगा आपको 9 और फिर आएगा आपको 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ द डाटा। इसको हम टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा बोलते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में करें, अगर मान लीजिए कि डाटा हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट थे, अगर 20 स्टूडेंट होते, 40 स्टूडेंट होते, 50 स्टूडेंट होते क्लास में, तब हम उन सबको लिखेंगे और फिर उसको इस तरह से अरेंज करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है और उसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट है और 10 नंबर का पेपर आया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, फिर 7 5 6 4 10, फिर आ गया 6 6 7 5 और 6 आ गया। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बेटा, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। यहां पर आपको लिखना है नंबर, यहां पर लिखना है टैली और इसके बाद आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। नंबर में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो नंबर ये है, जिन बच्चों के नंबर है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है आपको 3, फिर आपको देखो 4 है, फिर आपको 5 है, फिर आपको 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आप देखो इसमें फर्स्ट रो में 3 1 टाइम, तो हम यहाँ पर 1 टैली बनाएंगे, इसको टैली बोलते हैं। सेकंड रो में कोई 3 नहीं है, थर्ड रो में भी नहीं है और फोर्थ रो में भी नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फोर्थ देखो फर्स्ट रो में कोई नहीं है, सेकंड रो में 1 टाइम, थर्ड रो में तो 1 टैली, थर्ड रो में भी 1 टाइम और फोर्थ रो में कोई नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। 5 देखो फर्स्ट में 1 टैली, सेकंड रो में 1 टैली, थर्ड रो में भी एक बार आया है 3 टैली, फोर्थ रो में भी एक बार आया तो 4 टैली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 4 होगी। उसी तरीके से अगर हम 6 की बात करें तो फर्स्ट रो में 1 टाइम तो 1 टैली, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में 1 टाइम और फोर्थ में 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो देखो ये 5 का या 4 टाइम ऑलरेडी टैली आ गई है, तो हम जो 5th बार आएगा तो उसका हम बंच बना लेंगे, इस टैली को हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस इसलिए करते हैं जिससे कि हमें काउंटिंग में आसानी हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर 8 देखो फर्स्ट रो में 8 नहीं है, सेकंड में आपको 8 1 टाइम, तो सॉरी 7 को देखना 8 को नहीं, तो 7 आपको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो आपको 7 4 बार आया तो यहाँ पर 4 टाइम लगाएंगे 1 2 3 4। जब भी 5 आएगा तो उसका हम 5 का बंच बना लेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4। 8 देखो कितनी बार आया, 8 आपको फर्स्ट रो में कोई नहीं है, सेकंड रो में आपको एक बार है,
थर्ड रो में कोई नहीं है, फोर्थ रो में भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब 8 आपको 1 बार आया। 9 देखिए कितनी बार, फर्स्ट रो में आपको 1 बार आया, सेकंड रो में कोई नहीं है, थर्ड रो में भी कोई नहीं है, फोर्थ रो में भी कोई नहीं है, तो आपको 8 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और 9 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1। और 10 देखो फर्स्ट रो में 1 बार भी नहीं है, सेकंड रो में आपको 1 बार 10 है, और थर्ड रो में भी आपको 1 बार 10 है, और फोर्थ रो में कोई नहीं है, तो इसका मतलब 10 की टैली 2 हो गई और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। तो इस तरह से काउंट करो, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, and 16 + 1 17, and +1 18, and +2 20। तो आपको टोटल स्टूडेंट कितने थे 20। तो फ्रीक्वेंसी ऐड करने पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के आ गई। इसका मतलब हमने जो डाटा को रिप्रेजेंट किया था वो बिल्कुल क्या था, सही। जब भी हम डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। होप कि आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम डाटा का दूसरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे जिसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका टेस्ट हुआ या आपको जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आपके कुछ मार्क्स इस तरह से हैं, किसी पर्टिकुलर बच्चे को मैंने रिपोर्ट कार्ड ले ली, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है और यहाँ पर मार्क्स है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हिंदी, फिर आपको इंग्लिश, फिर आपको मैथ, फिर यहाँ पर साइंस, और फिर यहाँ पर एसएसटी। मैथ में मार्क आउट ऑफ 40 है, ये 40 नंबर में से, और ये मान लीजिए कि आपको 35 है, ये 26 है, ये 30 है, ये 20 है, और ये 22 है। कुछ इस तरह से नंबर है और इस डाटा को हमें बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो बेटा बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्राफ शीट पेपर की जरूरत पड़ेगी। बार ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ शीट पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ग्राफ शीट पेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखो बार ग्राफ, आपको ग्राफ शीट पेपर कुछ इस तरह से होता है। ये मैं ग्राफ शीट पेपर बना रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो देखिए। और इस वीडियो का मेरा टारगेट जो है वो 1000 लाइक का है। तो उम्मीद है कि आप सब 1000 लाइक ज़रूर करेंगे जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। एक 1000 टारगेट मैंने रखा है, बहुत छोटा टारगेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें जिससे कि, और लाइक बहुत सारा करें जिससे कि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने इसके लिए। तो बेटा ये ग्राफ शीट पेपर होता है। ग्राफ शीट पेपर में आपको अगर बार ग्राफ बनाना है तो क्या करना है कि साइड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जैसे, और नीचे से एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे
ये एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हम ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। देखो ये जो ग्राफ होते हैं इसमें ये जो स्क्वायर होता है ये, इसको हम एक जो बड़ा सा स्क्वायर होगा इसको हम बिग स्क्वायर बोलते हैं, बिग स्क्वायर। अब इस बिग स्क्वायर में भी छोटे छोटे आप स्मॉल स्क्वायर देखेंगे और टोटल जो है 100 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर होता है तो इसको हम स्मॉल स्क्वायर बोलेंगे। इस पूरे को हम बिग स्क्वायर बोलते हैं। ये जो बड़ा सा स्क्वायर होता है इसको बिग स्क्वायर बोलते हैं। इस पर वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसी तरह से एक्स एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 स्मॉल स्क्वायर आपको एक्स एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और 10 स्मॉल स्क्वायर आपको वाई एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और टोटल 100 स्मॉल स्क्वायर होते हैं इक्वल टू 1 बिग स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास ये जो डाटा होता है, इस डाटा को जब हम किसी ग्राफिक पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम प्रॉपर स्केल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी बच्चे के पास ग्राफिक पेपर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास ग्राफिक पेपर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो डाटा है, दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो सब्जेक्ट की, दूसरी क्या है, मार्क्स स्लिप की। तो सब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो हमारा जो नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग वो रिप्रेजेंट होगा वाई एक्सिस पर। अभी जो नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए हमें इस पर प्रॉपर स्केल लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमें स्केल लेना है। अब इन स्केल कैसे लेंगे, तो देखो हमारे पास कितने बिग स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर है 35। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर को नंबर ऑफ बिग स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जब हम 35 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32 होता है और 3 आएगा और फिर 16 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब जो 1 बिग स्क्वायर हो, यानी कि 1 बिग स्क्वायर होगा, 1 बिग स्क्वायर उसकी वैल्यू 2.1 यूनिट से कम नहीं हो सकती। तो 2.1 यूनिट से कम नहीं होगी तो 2.1 यूनिट से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कुछ भी लेने के चक्कर में क्या करेंगे कि ये ध्यान रखेंगे कि आपको पास ये जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं टोटल 10 होते हैं। अब जो 10 है वो उसके फैक्टर होते हैं 2 5 और 10। हम अपना स्केल तो बेटा आप 2.1 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हो। आप 1 बिग स्क्वायर को 3 मान सकते हो, 1 बिग स्क्वायर को 4 मान सकते हो, यानी कि राउंड फिगर में मानेंगे। राउंड फिगर में अगर हम कोशिश करें तो 2.1 के बाद राउंड फिगर क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा काम आसान हो और हम अच्छे से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए हम देखते हैं कि 1 बिग स्क्वायर में आपको टोटल जो है वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं और 10 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 होता है, 5 होता है और क्या होता है 10। तो हम 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2.1 आ रहा है, तो हम 1 बिग स्क्वायर को क्या मान सकते हैं 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 5 यूनिट। 1 बिग स्क्वायर अगर 5 यूनिट मानेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट होगा, ये तो 0 होगा, ये होगा 5, फिर आपको आएगा 10, फिर आएगा 15 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर आएगा क्या 35, फिर आपको ये आएगा 40, फिर आएगा ये 45। तो इस तरीके से आपको ये पूरा डाटा जो है इस स्केल के अकॉर्डिंग इस ग्राफ शीट पेपर पर आ जाएगा। अब आपको ग्राफ बनाना है तो हिंदी के लिए आपको देखो 35 है, तो यहाँ से पहले 1 बिग स्क्वायर, शुरू में जितना बिग स्क्वायर गैप करेंगे हर बार के बीच में उतने बिग स्क्वायर का गैपिंग होगा। तो मैंने पहले 1 बिग स्क्वायर का गैप किया, तो 1 बिग स्क्वायर का यहाँ से गैप किए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 35 है तो ये 35 हो गया।
और इसको हम इस तरह से मिला देंगे ऐसे, और इस तरह से मिला देंगे, और ये जो होगा वो होगा हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे, ये हो गया हिंदी। फिर आप देखो इंग्लिश में कितना है 26, तो यहाँ पर आपने 1 बिग स्क्वायर का गैप किया था, तो यहाँ पर भी 1 बिग स्क्वायर का गैप होगा। और हिंदी के जो नंबर है वो 26 है, तो देखो 25 के बाद 1 यूनिट और होगा। अब इसके लिए यहाँ पर काम आएगा 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 5 यूनिट है, इसका मतलब 5 यूनिट जो है वो 10 स्मॉल स्क्वायर के बराबर है, यानी 1 यूनिट जो होगा वो 2 स्मॉल स्क्वायर होगा। तो 2 स्मॉल स्क्वायर, इसका मतलब 26 के बाद हमें कितने स्मॉल स्क्वायर और काउंट करने पड़ेंगे 2, तो लमसम यहाँ आएगा। और यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है, देखो यहाँ पर शुरू में मैंने विड्थ 1 बिग स्क्वायर की ली थी, इसलिए अब हर बार की विड्थ जो होगी 1 बिग स्क्वायर होगी, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, तो ये आपको इंग्लिश होगा। ठीक है। फिर आपको मैथ में आपको नंबर है 30, तो 30 यहाँ से 1 बिग स्क्वायर की गैपिंग करेंगे, और 1 बिग स्क्वायर पर गैपिंग करके 30 आपको यहाँ पर आएगा। और विड्थ हमने शुरू में 1 बिग स्क्वायर के लिया था, इसलिए हम यहाँ पर भी 1 बिग स्क्वायर का विड्थ लेंगे, और इस तरीके से आपको ये जो बार मिलेगा वो किसका मिलेगा, मैथ का। ठीक है। और इसके बाद आपको साइंस में आपको 20 है, तो साइंस में यहाँ पर 20, और इस तरीके से आपको ये साइंस हो गया, SCI लिख देते हैं साइंस। और SST में कितना है 22, SST में 22 का मतलब 20 से 2 यूनिट ज़्यादा, और 2 यूनिट काउंट करने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे 4, तो यहाँ से 20 हो गया, और 20 से आपको 4 स्मॉल स्क्वायर काउंट करेंगे तो नियर अबाउट यहाँ आएगा। और ये जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा SST को। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ को बनाएंगे। क्या ध्यान रखना है बार ग्राफ में कि आप ओरिजिन से जितना बिग स्क्वायर की गैपिंग शुरू में करेंगे, हर बार के बीच में उतने ही बिग स्क्वायर की गैपिंग हमेशा होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एक फर्स्ट बार की जो आपने विड्थ ली है 1 बिग स्क्वायर, तो हर बार की जो विड्थ होगी वो 1 बिग स्क्वायर का ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखना हो कि आपको बार ग्राफ बनाना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की, तो मैं इसी ग्राफ पर आपको हिस्टोग्राम भी बना देता हूँ। हिस्टोग्राम में आपको जो क्लास जो डाटा होगा वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ना लिख के हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेंगे, और उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो उसका डाटा हमारे पास कुछ अलग तरीके से होगा। हिस्टोग्राम बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डाटा होगा वो हमेशा ग्रुप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आएगा, मीन्स आपको उसमें क्लास इंटरवल गिवन होगी और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तभी आप ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, 7, 15, 8 और 3। तो अगर हम इसका हिस्टोग्राम बनाएं, हिस्टोग्राम तो कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर इसको बार ग्राफ को हटा दे रहा हूँ और इसके स्केल को भी हटा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। जो ये बार है, ये ग्राफिक पेपर है। अब आपको बनाना है हिस्टोग्राम, तो आपको एक साइड में दिया क्लास इंटरवल और दूसरी साइड में दिया आपको फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर, प्रॉपर स्केल के साथ।
तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्केल ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, देखो क्लास साइज कितनी है 10 की, तो आपको लिखना है 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट। जितनी क्लास साइज होगी उतना आपको उसकी स्केल हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 10, ये होगा 20, ये होगा 30, ये होगा 40, ये होगा 50, ये होगा 60, ये होगा 70। अगर कहीं कहीं पर क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं होता, जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल आपको 70 से स्टार्ट होता है, 70 to 80, 80 to 30, 80 to 90, 90 to 100 एंड 100 to 110, आपको क्लास इंटरवल कुछ इस तरह से आता। तब आप क्या करते हैं कि स्केल तो हम यही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है उसको, ये जो ग्राफ शीट पेपर होता है ये 0 होगा तो इस लाइन को हम जिग जैग कर देंगे। और अगर ये ग्राफ क्लास इंटरवल 70 से स्टार्ट होगा तो ये जो पहला नंबर होगा वो 70 होगा। लाइन को जिग जैग करने का मतलब है कि 0 से लेके 70 तक का जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता है, मतलब इस डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उस लाइन को जिग जैग कर देंगे जिससे कि उसी ग्राफ शीट पेपर पर आप आसानी से हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकें। तो आई होप कि आप ये समझ में आ गई बात। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को अगर हमें फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम फिर काउंट कर लेंगे, तो आपके पास ऑलरेडी पता है कि ये 16 बिग स्क्वायर है और यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 15, यानी अगर हम 15 को 16 से डिवाइड करें तो ये 0.9 समथिंग आएगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 1 ले सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि आराम से हम ले सकते हैं कि 1 बिग स्क्वायर जो है 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर आपको 1 होगा, ये आपको 2 होगा, ये आपको 3 होगा, ये आपको 4 होगा, ये आपको 5 होगा, ये आपको 6 होगा, ये आपको 7 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा और ये क्या होगा 16 होगा। ठीक है, अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो लोअर लिमिट आपको 0 हो गई और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 9 हो गई। यहाँ से आप इसकी अपर लिमिट को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ग्राफ बन गया। फिर सेकेंड क्लास इंटरवल है 10 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो उसकी लोअर लिमिट 10 हो गई और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 1 बिग स्क्वायर की विड्थ ले लीजिए और इसकी अपर लिमिट से ज्वाइन कर दीजिए। फिर थर्ड 20 से 30 का 15 है, तो 20 से 30 का 15, उसकी लोअर लिमिट 20 होगी और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 15 है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसकी लोअर लिमिट और 1 बिग स्क्वायर की विड्थ लेके इसकी अपर लिमिट से क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद आपको 30 to 40 का 8 है, तो 30 से 40 का 8 आपको यहाँ पर लेना है और 1 बिग स्क्वायर का विड्थ लेना है और इसको ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। फिर 40 से 50 का 3 है, तो 40 से 50 का 3 आपको यहाँ पर लेना है इस तरह से। तो ये जो देखो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस यही होता है कि जो हिस्टोग्राम होता है उसमें जो बार होते हैं उनके बीच में गैपिंग नहीं होती है, और हिस्टोग्राम में बार ग्राफ में क्या होता है जो बार होते हैं उनके बार के बीच में क्या होती है गैपिंग होती है। तो इस तरीके से आप बार हिस्टोग्राम को प्लॉट करेंगे और इस डाटा को हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। जब भी हम डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसमें तीसरी चीज आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, तो मैं यहीं को बता दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है।
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 9, 7, 15, 8 और 3। तो ये जो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हम हिस्टोग्राम बना के भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट कर सकते हैं, या विदाउट हिस्टोग्राम के भी हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम हिस्टोग्राम बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल है इसकी हम एक कॉलम और बढ़ाएंगे इसमें, और यहाँ पे बोलेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एन अपॉन 2 कर दें तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो 0 + 10 करेंगे तो 10 आएगा, और प्लस 2 करेंगे अपॉन में तो 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 15 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, और इसको करेंगे कितना आएगा 45 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल का 0 से 10 है, उसका मिड पॉइंट कितना है 5 है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 10 है, उसका मिड पॉइंट 5 होगा, तो बीच में कहीं 5 आएगा। उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको 9 है। तो ये जो क्रॉस पॉइंट बनेगा ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 5 और कामा 9 को, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्लास इंटरवल 10 से 20 है, उसकी जो मिड पॉइंट होगा 15 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। तो 10 से 20 के बीच का मिड पॉइंट 15 लेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 7, ये 7 होगी, तो इन दोनों क्रॉस पॉइंट बीच में आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 15 और 7 को। उसी तरह से 20 और 30 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो 25 होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग 25 के करस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट होगा सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी 15 होगी। तो इसके बीच से आप जाएंगे और आपको ये 15 होगा, तो इसका जो क्रॉस पॉइंट होगा वो होगा 25 एंड 15। फिर 30 से 40 का मिड पॉइंट है 35, तो 30 से 40 का मिड पॉइंट आपको 35 बीच में मिलेगा, और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 8 है। तो यहाँ से 8 बजे जाएंगे, ये नंबर 8 है, और ये बीच में जो क्रॉस बनेगा वो बनेगा 35 एंड 8 का। और 40 से 50 का जो मिड पॉइंट हो 45 है, तो 40 से 50 का मिड पॉइंट 45 होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, यहाँ से इसका जो क्रॉस पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, ये हो जाएगा 45 एंड 3। फिर आपको क्या करना है कि इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना। तो पहला नंबर ये था, सेकंड नंबर आपको यहाँ से, तो स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दीजिए स्केल की हेल्प से, और फिर आप स्केल से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए थर्ड पॉइंट को, फिर आप स्केल की हेल्प से फोर्थ पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, फिर आप स्केल की हेल्प से फिफ्थ पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसके पहले वाला क्लास इंटरवल आपको कंसीडर करना है। तो इसके पहले नंबर लाइन देखो इस तरह से होगी। नंबर लाइन अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ पर 10 लिखते हैं, तो इसके पहले वाला नंबर क्या होगा -10। तो अगर एक क्लास इंटरवल 0 से 10 है तो उसके पहले वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो -10 से कितना होगा 0, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो -5 होगा। तो आपको इस ग्राफ शीट पेपर में क्या करना है कि ये जो लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं वो एक बिग स्क्वायर छोड़ के ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो एक बिग स्क्वायर यहाँ से लेफ्ट करके और तब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें सेम है। उसके बाद आप देखो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो हम इसके पहले वाला क्लास इंटरवल लिखेंगे तो -10 से कितना होगा 0। अब इसका जो मिड पॉइंट होगा वो -5 होगा। तो ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट था 5 से 9, इसको आप इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। और ये जो लास्ट क्लास इंटरवल है 40 to 50, इसके बाद वाला क्लास इंटरवल कितना होगा 50 to 60 होगा।
इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 55 होगा। तो देखो 50 से 60 मैंने लिख रखा है, इसका मिड पॉइंट 55 होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो क्लोज फिगर बन गया, और क्लोज फिगर किससे बाउंडेड है? स्ट्रेट लाइन से। देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर इधर से आ रही है, फिर यहाँ से आपको इस तरह से जा रही है, फिर आपको ये स्ट्रेट लाइन है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ पर आई है, फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ आ गई, और फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आपको नीचे से क्लोज हो गया। तो ये जो क्लोज फिगर बनता है, और ये क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होता है, और इसमें बहुत सारी साइडें होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस तरीके से आप डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप कि आपको ये तीनों फॉर्मेट मीन्स डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार ग्राफ के रूप में, हिस्टोग्राम के रूप में, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के रूप में, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको बहुत सारा लाइक करिए, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आसानी से आपको वो मिल जाए। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।